तो आज की क्लास में बेटा हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करने चल रहे हैं। फिर से हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहे हैं एन 80 वोल्ट 800 वॉट हीटर इज टू बी ऑपरेटेड ऑन अ 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। कैलकुलेट इंडक्टेंस ऑफ द चोक कॉइल रिक्वायर्ड। जो चोक कॉइल है उसका इंडक्टेंस क्या होगा। देखो वोल्टेज हमें पता है, पावर पता है ना, और वो जो वोल्टेज है वो आरएमएस वोल्टेज है, बोलो ई आरएमएस। तो ई आरएमएस की वैल्यू कितनी है अपने पास, 100 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, और अगर ओमेगा आपसे पूछे तो दैट विल बी 2 पाई एफ, यानी कि 2 पाई इंटू 50 दैट विल बी 100 पाई, ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड, है ना। अब इन दोनों का यूज आप कैसे करेंगे इंडक्टेंस को निकालने के लिए, बताओ जरा। P इज इक्वल टू वी आई, उससे क्या मिल सकता है बेटा अपने को, करंट मिल जाएगा। और तो यहां से अगर हम लोग यूज करते हैं P इज इक्वल टू वी आई, तो पावर देखो कितना है 800 वॉट, वोल्टेज है 80, तो करंट कितना मिला हमको, दैट इज 10 एम्पियर। अब ये करंट कौन सा करंट है, ये करंट कौन सा है बेटा, दिस इज आई आर एम एस, ठीक, ये आरएमएस करंट है। और चोक कॉइल का आपको निकालना है इंडक्टेंस। अब बताओ क्या करें, ये पता है, ये पता है, इससे क्या मिलेगा, सर्किट का इंपीडेंस Z। Z इज इक्वल टू क्या होता है, ई आर एम एस अपॉन आई आर एम एस। तो आप चेक करिए, ई आर एम एस हो गया बेटा 100 वोल्ट और आई आर एम एस कितना है 10 एम्पियर। तो इंपीडेंस सर्किट का आ गया 10 ओम के बराबर। और ये इंपीडेंस बेटा कितने के बराबर होगा, दैट विल बी, क्या ये एक्सेल है, ये जो इंपीडेंस है क्या ये एक्सेल है, नहीं। अगर हाँ, दिस इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सेल स्क्वायर। जरा ध्यान से सोचो, ये सर्किट देखो, अगर चोक की बात कर रहे हैं तो एल तो आ गया, और अगर आपने हीटर की बात किया है और हीटर का पावर दे रहे हो, हीटर का वोल्टेज दे रहे हो, तो हीटर में रेजिस्टेंस भी तो होगा। तो ये कौन सा सर्किट हुआ, एल आर सर्किट। इसका मतलब ये जो Z आया है दैट Z इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। और इसका जब होल स्क्वायर आप करोगे यहां से, तो देखो 10 का स्क्वायर बनेगा, दैट विल बी आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, और एक्सएल होगा ओमेगा एल, यानी कि दैट विल बी 100 पाई एल का होल स्क्वायर। अब केवल आर मिल जाए, रेजिस्टेंस मिल जाए तो काम चलेगा, और रेजिस्टेंस आप यहां से ही निकाल सकते हो, P बराबर वी स्क्वायर बाई आर करके। तो रेजिस्टेंस आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन पावर, और वी स्क्वायर मतलब 80 इंटू 80 डिवाइडेड बाई पावर, यानी 800। तो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल होगा और ये कैंसिल होगा, तो रेजिस्टेंस कितना आया 8 ओम। वो रेजिस्टेंस भी आप यहां पर यूज कर लो, सो दैट विल बिकम 100 माइनस 64 इज इक्वल टू 100 पाई एल का होल स्क्वायर। बोलो भाई, 36 बनेगा, और 36 जो होता है वो 6 का स्क्वायर होता है ना। इसका मतलब 100 पाई एल इज इक्वल टू 6। तो यहां से बेटा इंडक्टेंस आ जाएगा, L इज इक्वल टू 6 अपॉन 100 पाई के बराबर, और पाई की वैल्यू 3.14 ले लो, सॉल्व कर लो, कर लेंगे। तो ये अपना इंडक्टेंस का वैल्यू आएगा, और इसका यूनिट क्या होगा, हेनरी। इज दिस क्लियर, कोई डाउट हो बताइए, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अ स्टूडेंट कनेक्ट्स अ लॉन्ग एयर कोर कॉइल ऑफ मैग्नेट वायर to a 100 volt DC source and records a current of 1.5 एम्पियर। मतलब 100 वोल्ट के डीसी सोर्स से जब उसने जोड़ा तब करंट कितना मिला, 1.5 एम्पियर। तो क्या यहां से हम लोग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक। पावर अगर अभी रिक्वायर्ड होगा तो देख लेंगे आगे। When the same coil is connected across 100 volt
50 हर्ट्ज AC सोर्स द करंट रिड्यूसेस टू 1 एम्पियर। करंट रिड्यूस हो जाएगा 1 एम्पियर। पहले तो गिव रीजन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल, यानी कि एक्सेल जो होगा वो बता दीजिए। देखो बेटा, एक तो यहां पर पहले इनिशियल करंट है 1.5 एम्पियर, ठीक। तो सर्किट का इनिशियल रेजिस्टेंस कितना होगा, यूजिंग ओम्स लॉ दैट विल बी V अपॉन I। तो V है 100 और करंट कितना है 1.5, तो इतना ओम होगा रेजिस्टेंस। जैसे ही आप इसको AC से कनेक्ट करोगे, ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट में आप कनेक्ट करोगे, यही करंट 1.5 एम्पियर से 1 एम्पियर हो गया। क्यों हो गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया, यस, वहां एक्सेल भी आ गया। देखो, जब DC की बात किया था तो केवल रजिस्टर था, केवल रेजिस्टेंस था, लेकिन जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करेंगे तो अब सर्किट में क्या होगा, इंपीडेंस। और इंपीडेंस कितने के बराबर होता है, √R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। और वो इंपीडेंस कितने के बराबर होगा यहां पर, दैट विल बी ERMS अपॉन IRMS। ERMS कितना है 100 वोल्ट, IRMS कितना है 1। इसका मतलब अब ये Z हो गया हमारा, ठीक। तो इसको इधर होल स्क्वायर आप करेंगे, R का स्क्वायर आप करेंगे तो क्या बनेगा, 100 अपॉन 1.5 का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। ओमेगा कितना है बेटा, नहीं, ओमेगा कितना होता है 100 पाई, सही बात सही है, 2 पाई F। तो 100 पाई L का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 100 का होल स्क्वायर। बोलो यार, पक्की बात है, जरा चेक करिएगा, 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कॉमन लेकर कैंसिल, ये बनेगा 1 अपॉन 1.5 का होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर L स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बनेगा। सो वी कैन राइट हियर पाई स्क्वायर L स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 1.5 का करोगे कितना आएगा 2.25। बस अब सिंप्लीफाई करना है, कर लेंगे। पाई स्क्वायर L स्क्वायर इज इक्वल टू 2.5, 2.25 माइनस 1 तो 1.25 डिवाइडेड बाई 2.25। सिंप्लीफाई कर लो, यहां से L वैल्यू आ जाएगी, ठीक। सो दैट इंडक्टेंस विल बी अंडर रूट 125 अपॉन 225 अपॉन पाई स्क्वायर, और अगर अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो पाई बाहर आ जाएगा। तो यही अपना आंसर हो गया। इसको हम लोग 25 से कैंसिल भी कर सकते हैं, है ना, अपना थोड़ा सिंप्लीफाई कर लोगे तो आ जाएगा कुछ। इज दिस क्लियर? तो आई थिंक ये 5/9 आएगा, है ना, 5/9 अंडर रूट के अंदर। सो अंडर रूट 5/9 1 अपॉन पाई, इतने हेनरी हो गया। यही पूछा भी गया था। अब रिएक्टेंस पूछ रहे हैं भाई, तो इसका मतलब एक्सेल निकालना है। तो ये हम लोगों ने फालतू इतना कैलकुलेशन किया, यहां पे सीधे एक्सेल लिख देते, लेकिन 100 कैंसिल ना होता, है ना। तो अल्टीमेटली खैर करना पड़ेगा ही उतना हमको। तो एक्सेल की वैल्यू बेटे कितनी आएगी, ओमेगा एल, और ओमेगा कितना है 100 पाई, है ना, और एल की वैल्यू हो गई अंडर रूट 5/9 और 1 अपॉन पाई। तो पाई से पाई भी कैंसिल हो गया, ये अपना आंसर हो गया 100 अंडर रूट 5/9। तो वो आप बाय ऐसा कर लो तो हो ही गया, पूरा ही सॉल्व हो गया। 33.3 अंडर रूट 5 ohms, that will be your answer. Is this clear? अगला देखो भाई क्या है। When 200 volt DC are supplied across a coil, a current of 2 ampere flows through it. 200 वोल्ट DC दिया, 2 एम्पियर का करंट है। When 200 volts AC of 50 frequency, CPS मतलब cycles per second, are applied to the same coil, only 1 ampere current flows. Calculate resistance, impedance and inductance of the coil. कर लेंगे, सेम क्वेश्चन है। पहले करंट कितना था 2 एम्पियर, बाद में कितना हुआ 1 एम्पियर। इसके पहले वाले में पहले करंट था 1.5 एम्पियर, बाद में हुआ 1 एम्पियर। सेम क्वेश्चन है, ठीक।
करिएगा आप लोग। नेक्स्ट है 60 या आई थिंक वोल्ट होगा, 60 वोल्ट 10 watt electric lamp is to be run on 100 volt 60 hertz, means calculate the inductance of the choke required। ठीक है, देखो इंडक्टेंस की वैल्यू पूछ रहे हैं। इफ अ रजिस्टर इज टू बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ चोक कॉइल टू अचीव द सेम रिजल्ट, कैलकुलेट इट्स वैल्यू। वो तो ठीक है भाई, जो भी Z आएगा उतना R चाहिए होगा हमको, है ना, तो वो हम लोग देख लेंगे। फिलहाल इंडक्टेंस निकालना है, वो एक सिंपल क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। अगर अपने को V पता है, अपने को W पता है, मतलब पावर पता है, तो क्या करंट पता है? करंट इज इक्वल टू P बराबर VI। सो P अपॉन वोल्टेज करेंगे तो 1/6 एम्पियर का बोलो करंट हो गया। जबकि यहां पर अगर हम लोग देखेंगे, जैसे ही ऑल्टरनेटिंग करंट आप अप्लाई करोगे, बोलो करंट आ जाएगा IRMS इज इक्वल टू ERMS बाई Z। बोलो भाई, बाई Z, है ना। तो Z का भी मतलब क्या हुआ, अंडर रूट R² प्लस XL², और वही L पूछ रहे हैं। R हम लोग यहां से निकाल सकते हैं, अगर अपने को V पता है, I पता है, या सीधे सीधे निकाल लो, पावर बराबर V² बाई R। तो यहां से आप R निकाल सकते हैं, R इज इक्वल टू V², यानी कि 60 का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस, नहीं अपॉन पावर, दैट इज 10। तो ये 3600/10 360। बोलो यार, 360 ओम यहां पे रख देंगे, बस आ जाएगा ये। सो IRMS इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई अंडर रूट, इसका स्क्वायर होगा 360 का, प्लस 100 पाई, नहीं इस बार 120 पाई L का होल स्क्वायर। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहां से L वैल्यू आ जाएगी भाई। करंट की वैल्यू अपने को पता है 1/6, इसको यूज कर लेंगे, ठीक। नेक्स्ट, 12 ohm resistance and inductance of this are connected in series. Across the ends of the circuit is connected a 130 volt AC supply of 50 hertz. Calculate current in the circuit and phase difference between the current and voltage. तो देखो, सबसे पहले तो ये रेजिस्टेंस हमें गिवन है, एक इंडक्टेंस गिवन है, मतलब LR सर्किट है, सीरीज में कनेक्टेड है, और वोल्टेज भी पता है, फ्रीक्वेंसी भी पता है, करंट बताना है। चलो करंट का बताओ क्या होगा। IRMS का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, ERMS, यानी कि 130 अपॉन Z, और Z कितना होगा, अंडर रूट R² प्लस, बोलो R पता है, XL भी पता है, ओमेगा भी पता है 100 पाई, और L वैल्यू पता है, कर लेंगे। तो ये आई थिंक 13 आ जाएगा, तो ये 10 एम्पियर आ जाएगा। 130 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस ओमेगा L, ओमेगा कितना होगा 100 पाई, और L कितना है 0.05 अपॉन पाई, इतने का होल स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखिए, पाई से पाई कैंसिल होगा, ये 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, है ना, तो 144 प्लस 25 169, 13 का। सो 130/30 यानी कि 10 एम्पियर। क्या ये बात समझ में आई? 10 एम्पियर हो गया करंट। कह रहे हैं फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज कैसे निकालोगे भाई? फेज डिफरेंस का फॉर्मूला, दो फॉर्मूले। हाँ, यस यस, फिर तो क्या 590 हो गया? 590 तब होता है जब सर्किट प्योरली इंडक्टिव हो। दिस इज नॉट अ प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट, दिस इज LR सर्किट। LR सर्किट में बेटा tan phi याद करिए, क्या था, कितना था tan phi, कितना था? अबे नहीं
tan पाई हो गया एक्सएल बाई आर। बेटा याद करिए, इस तरीके का एंगल फाई था, यहां पर एक्सएल था, यहां पे आर था, ये जेड होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, याद करिए। तो बेटा tan फाई निकालोगे दैट विल बी एक्सएल बाई आर। अदरवाइज आप cos फाई लगा लो, cos फाई भी आपको सिखाया है, आर बाई जेड, दोनों में कोई एक जो अच्छा लगे लगा लो। बोलो एक्सएल पता है अपने को 5 है ना, और z भी पता है 13, तो 5/13, तो यही लगा लेते हैं। नहीं 12/13, भाई r कितना है 12 और z कितना था 13, तो cos फाई की वैल्यू है बेटा 12/13, तो फाई कितना आएगा cos इनवर्स 12/13। कैन यू सॉल्व इट? हो जाएगा, ठीक। अगला देखो, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में फिर से एलआर सर्किट गिवन है, कह रहे हैं एसी सर्किट हैज चोक एल एंड रेजिस्टेंस आर, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर इज 160 वोल्ट, इसके अक्रॉस 160 वोल्ट है, एंड दैट अक्रॉस द चोक इज 120 वोल्ट, इधर पोटेंशियल गया है 120 वोल्ट के बराबर। फाइंड द वर्चुअल वैल्यू ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज, यानी कि ईआरएमएस, वर्चुअल वैल्यू मतलब ईआरएमएस, तो अपने को आरएमएस वैल्यू चाहिए। इफ वर्चुअल करंट इन द सर्किट इज 1 एम्पियर देन कैलकुलेट टोटल इंपीडेंस, ठीक है। इफ डीसी करंट बी पास्ड इन द सर्किट व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट, ठीक है, वो बात की बात है। फिलहाल आप मुझे ये बताइए ईआरएमएस कैसे मिलेगा? 160 वोल्ट इसमें गया, 120 वोल्ट इसमें गया, टोटल वोल्टेज कितना हुआ? 280 वोल्ट। क्या ये डीसी है? तो फिर काहे जोड़ा? ये एसी है। एसी में जो नेट आप निकालते हैं ईएमएफ, उसका फॉर्मूला बोलो क्या होता है? याद करो, सब में पैरेललोग्राम्स लॉ लगाया है, तो अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस, क्या ये बात याद आ रही है? गलती से भी ऑल्टरनेटिंग करंट वाले सर्किट में डायरेक्ट मत जोड़ देना। 90% बच्चा, 95% बच्चा ये गलती करता है, 160 120 देगा, सीधे जोड़ के 280, लेकिन वो डीसी में होता है, एसी में नहीं होता है। एसी में ये तरीका है बेटा, सो दैट इज अंडर रूट 160 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर। बोलो इसको जोड़ घटा लेंगे। उसके बाद अगर आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, वर्चुअल करंट मतलब आरएमएस, अगर ये पता है तो क्या इंपीडेंस भी पता है? इंपीडेंस हो गया ई आरएमएस अपॉन आई आरएमएस। आई आरएमएस बोल रहे हैं 1 एम्पियर, तो जो ये वैल्यू आएगी बोलो वही इंपीडेंस आएगा ओम्स में। फिर हमसे कह रहे हैं इफ डीसी सर्किट, डीसी करंट इज पास देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। एक चीज मुझे बताओ, अगर यहां पर एसी हटा दें और डीसी लगा दें, मतलब एक सेल लगा दें, क्या फर्क पड़ेगा? इंडक्टर का कोई काम, हाँ भाई साहब, नहीं रहेगा। इंडक्टर क्या करता है सर्किट में? किसको अपोज करता है? करंट में होने वाले चेंज का अपोज करता है। और जब तुम डीसी लगा दोगे बोलो करंट चेंज होएगा ही नहीं, और जब करंट चेंज होगा ही नहीं तो इंडक्टर का वहां कोई काम नहीं, तो वो एल गायब हो जाएगा, सिर्फ आर बचेगा, है ना। तो अब तो सिंपल हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलो V बराबर आई आर। आई अपने को पता है 1 एम्पियर, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? रेजिस्टेंस बचेगा, वो आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसकी वैल्यू अपने को कुछ पता होगी। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? बोलो भाई। तो वो सिंपल यहां पे निकलेगा, इफ डीसी को अगर हम पास करेंगे व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट, सो दैट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सिंपल पोटेंशियल ऑफ आर। रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल है बस वही बचेगा, बाकी इंडक्टर का कुछ भी बचेगा नहीं। इंडक्टर का कोई भी यूज यहां पर बचेगा नहीं, वो जीरो रिएक्टेंस ऑफर करेगा। क्लियर?
तो इंडक्टर गायब हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा, यहां तो कुछ करना भी नहीं, 160 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा, 160 वोल्ट। इज दिस करेक्ट? ठीक। नेक्स्ट कह रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग आर एंड सी इन सीरीज। देखो अभी तक जितना काम हम लोगों ने एलआर सर्किट में किया, सेम काम अब आरसी सर्किट में करना है। एवरीथिंग इज सेम, बस यहां पर इस बार सर्किट कौन सा है, आरसी सर्किट। तो कर पाओगे? जहां पे z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल लिखते थे, अब आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर लिखेंगे, एक्सी की वैल्यू 1/ओमेगा c होगी। एवरीथिंग इज सेम। ठीक, तो इसको कोशिश करिएगा। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, एक दो क्वेश्चन आगे जहां पे एलसीआर सर्किट की बात की जाएगी। ठीक है, कह रहे हैं सीरीज सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर एंड कैपेसिटर एंड एमीटर, इट इज कनेक्टेड। सेम क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहे हैं एमीटर का रीडिंग है 2.5 एम्पियर, तो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट पता है अपने को, ई आरएमएस भी पता है, वहां से आप दिमाग लगाओगे हो जाएगा। एलसीआर सर्किट देखिए कहां से स्टार्ट है। हाँ, यहां पे बताओ जरा। कह रहे हैं एन एसी सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट एलिमेंट एक्स एंड वाई। दो एलिमेंट्स है, एक एक्स है और एक वाई है। द करंट इज अहेड ऑफ वोल्टेज बाई π/4। करंट आगे है और वोल्टेज पीछे है। ऐसा किस तरह के सर्किट में होता है? कैपेसिटेंस। देखो अगर प्योरली कैपेसिटिव होता तो 90 डिग्री आगे होता, लेकिन यहां पर कैपेसिटेंस के अलावा भी कुछ होगा, इसीलिए फेज एंगल कितना है, π/4 यानी 45 डिग्री। इसका मतलब एक तो क्लियर है कि एक एलिमेंट क्या होगा, कैपेसिटेंस। इफ एलिमेंट x इज प्योर रजिस्टर, अब तो साफ बता दिया कि x क्या है, प्योर रजिस्टर है, तो y क्या है, कैपेसिटर है। तो इसका मतलब यहां पे दो चीजें हैं। एक हो गया आपका, पहला तो यही क्वेश्चन है कि x और y बताओ, तो x है रजिस्टर तो y है कैपेसिटर। क्या ये बात समझ में आई? इसको आप एक लाइन लिख करके अपना एक्सप्लेन करेंगे। एज इन द क्वेश्चन इट इज गिवन करंट इज अहेड ऑफ वोल्टेज एंड इट इज पॉसिबल ओनली इन द केस ऑफ कैपेसिटिव सर्किट। एक चीज और होता है, अगर करंट आगे है तो सर्किट में डोमिनेट कौन कर रहा है, कैपेसिटर या रजिस्टर? कैपेसिटर। तो ऐसे में XC विल बी ग्रेटर देन R, XC विल बी ग्रेटर देन R। एक बात समझो जरा, अगर यहां पे रजिस्टर डोमिनेट कर रहा होता तो यही फेज एंगल π/4 की जगह और छोटा होता, क्योंकि रजिस्टर क्या चाहता है, करंट और ईएमएफ दोनों सेम फेज में हो जाए, वो तो चाहता है एंगल 0 हो जाए। कैपेसिटर चाहता है एंगल 90 हो जाए। बोलो यार, तो उसके बीच में कहीं मामला बैठा 45 डिग्री पर। अगर इसमें मजबूत होता कैपेसिटर और मजबूत होता तो यही जो है 45 की जगह एंगल 60 होता। बोलो यार, और अगर रजिस्टर मजबूत होता तो एंगल कम करता चला जाता। क्या ये बात समझ में आ रही? पता, दोनों की भावनाओं को समझो। रजिस्टर 0 फेज डिफरेंस बनाना चाहता है और कैपेसिटर 90 बनाना चाहता है। तो जब भी कभी ऐसा हो तो यहां से भी थोड़ा ऐसे भी आप सोच सकते हो, कैलकुलेट आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट एंड इफ आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज दिस, तो हो जाएगा यार। यहां पर कह रहे हैं आरएमएस वैल्यू बताना है, वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू पता है, केवल Z निकालना है। Z होगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। तो यहां पे R पता है अपने को, बोलो यार, R पता है अपने को, फाई भी पता है, तो क्या उससे Z सीधे मिल जाएगा? किस फार्मूला से? यस, cos फाई। तो अगर मैं लगाऊं यहां पे cos 45, तो क्या ये R/Z होता है? R पता है अपने को 100, Z आ गया। अब अगर Z आ गया तो भाई सीधे सीधे फिर करंट की आरएमएस वैल्यू आ गई। कर लोगे? सीधे हो गया भाई, एक लाइन में। पढ़े आगे ना आ जाओ, पूछ लो अभी। ये वाले टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिसमें वो एक्स और वाई दिया है, पहचानो पहले, ऐसा क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। फिर कह रहे हैं रेजिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर। हाँ भाई, एलसीआर सर्किट आ गया। कह रहे हैं इज कनेक्टेड टू अ सीरीज वोल्टेज ऑफ दिस फाइंड इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। बोलो इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है एलसीआर सर्किट में? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। सब कुछ पता है यार। अंडर रूट 50 स्क्वायर प्लस
बोलो एक्सएल और एक्सी दोनों में ओमेगा आएगा, तो भैया ओमेगा कितना है 100 पाई, एल कितना है 20 अपॉन पाई। चेक करो, ये एक्सएल हुआ माइनस एक्सी मतलब 1 अपॉन ओमेगा सी, तो ओमेगा हो गया 100 पाई और सी कितना है 5 अपॉन पाई माइक्रो मतलब 10 की पावर माइनस 6। ठीक है, एक्सी का होल स्क्वायर। चेक करो भाई, एक्सएल माइनस एक्सी, नहीं होल स्क्वायर इसका नहीं होगा, ये रहा एक्सएल माइनस एक्सी 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। सही है। आप लोग वैसे काम करिएगा, आप लोग डायरेक्ट ऐसे सब मत लिख करना, ठीक। आप पहले अलग से निकालेंगे एक्सएल, एक्सएल कितना होता है ओमेगा एल, ओमेगा कितना है बेटा 100 पाई, वो भी तुम लोग निकालोगे, ऐसे नहीं सीधे 100 पाई लिख दिया काम खत्म हो गया, उसको निकालना 2 पाई एफ करके इंटू एल, एल वैल्यू कितनी है 20 अपॉन पाई, पाई से पाई होगा कैंसिल तो वैल्यू कितनी आएगी 2000 ओम। ठीक, सिमिलरली आप निकालेंगे एक्सी, एक्सी कितना होगा 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा है 100 पाई और सी है 5 अपॉन पाई इंटू 10 की पावर माइनस 6, ये होगा कैंसिल 1 अपॉन 500 इंटू 10 की पावर माइनस 6, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई 10 की पावर 4 अपॉन 5, तो ऐसा लिखने की बजाय क्या इसको हम लोग 2 इंटू 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, 2000 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2000, ये भी हो जाएगा 2000 और 2000 माइनस 2000 0, तो वो थोड़ा सा मतलब इजी हो जाएगा, ऐसे में भी इजी है, बस ये है कि थोड़ा ध्यान से आपको करना पड़ेगा, गलती नहीं करना है इसमें। ठीक, ये सब गायब हो जाएगा, ओवरऑल इंपीडेंस बोलो कितना बचेगा 50 ओम। तो ये सर्किट किस कंडीशन में है, किस कंडीशन में ये सर्किट पड़ा हुआ है, मतलब तो इंडक्टर कैपेसिटर क्या कर रहा है, दिस सर्किट इज इन रेजोनेंस। याद करिए, रेजोनेंस का मतलब होता है करंट के एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम होना, करंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होना मतलब इंपीडेंस का मिनिमम होना, और इंपीडेंस मिनिमम कितना होता है जब एक्सएल एक्सी के बराबर होता है, पढ़ा है ना आपने, क्यू फैक्टर, रेजोनेंस, सर्किट प्योरली रेजिस्टिव होता है, फेज डिफरेंस 0 होता है, पावर फैक्टर 1 होता है, याद आ रहा है। तो ये सर्किट आपका रेजोनेंस की कंडीशन में है क्योंकि एक्सएल एक्सी के बराबर हो गया। सेम क्वेश्चन, एल सी और आर हमें पता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सोर्स है, कह रहे हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी बता दीजिए। जब एल सी और आर पता है और इधर वोल्टेज यानी आरएमएस वैल्यू पता है अपने को, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स विच ड्राइव द सर्किट एट रेजोनेंस, अगर सर्किट रेजोनेंस में है तो बोलो एक्सएल एक्सी के बराबर है, तो वहां से ओमेगा का फॉर्मूला क्या आता है, ओमेगा रेजोनेंस का फॉर्मूला क्या आता है, बोलो यार, भूल गए सब तुम लोग, एक्सएल एक्सी के बराबर होगा, बोलो बेटा, एक्सएल मतलब ओमेगा एल और एक्सी मतलब 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 अपॉन एल सी, तो ओमेगा बराबर 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, एल भी पता है सी भी पता है, तो क्या ओमेगा आ जाएगा, तो ओमेगा निकल गया। ठीक, करेक्ट, करंट एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, भैया ई आर एम एस पता है, जेड भी पता है, तो आई आर एम एस आ जाएगा। जेड पता है कि नहीं पता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का फुल स्क्वायर। आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर एट रेजोनेंस, कह रहे हैं आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप, अपने को चाहिए पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, कैपेसिटर पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा ये हमको निकालना है, यानी कि आई आर एम एस एक्सी निकालना है। भाई
आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए कैपेसिटर के लिए, तो फॉर्मूला क्या होगा, आई आर एम एस इंटू, बोलो आई आर एम एस पता है, एक्सी भी पता है, हो गया। सारा खेल किसका है, कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन सही से करोगे सब आ जाएगा। और ये वैरायटी के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 6 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में। इसमें आपको आपके साथ मतलब इस क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन वो और जोड़ेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन जनरली इस पैटर्न पर आता है कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का, उसके साथ एक क्वेश्चन 2 नंबर का, या एक 3 का, ये भी 3 का। तो 3 नंबर में एक ये लगा देंगे, और जो ऊपर 3 नंबर का है उसमें हो सकता है कहते हैं कि रेजोनेंस कंडीशन एक्सप्लेन करो, या एलसीआर सर्किट में पूरा डायग्राम बना करके दिखाओ। वैसे आपके सिलेबस में लिखा हुआ है फेजर्स ओनली, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है फेजर्स ओनली, मतलब आपको फेजर डायग्राम अच्छे से आना चाहिए। एक बार एनालिसिस थोड़ा कम भी आएगा चलेगा, बात समझ में आई। इसका मतलब मैंने आपको काफी डेप्थ में अल्टरनेटिंग करंट पढ़ा दिया है, अपने आपको सब एनालाइज सब करना सिखा दिया है कि जेड कैसे निकालेंगे, करंट कैसे निकालेंगे, सब सिखा दिया है। लेकिन उतना शायद बोर्ड में नहीं आएगा, क्योंकि सिलेबस में इस बार लिखा हुआ है फेजर्स ओनली। मतलब आपसे हो सकता है सीधे सीधे फेजर पर बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे कि ये रेजिस्टेंस का है, ये इंडक्टेंस का है, एंगल कुछ दे देंगे तो बस सीधे cos फाई tan फाई, बस 2 फार्मूला बचा। बात समझ रहे हैं, मतलब अल्टरनेटिंग करंट से बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। हम लोग जितना कर रहे हैं तो फिर भी लेवल बढ़िया है, ठीक। मतलब इस लेवल के क्वेश्चंस क्योंकि पहले आया करते थे तो इंपॉर्टेंट है। और सेम यही लेवल मैं आपको बता रहा हूं जेईई नीट में भी आएगा, सेम यही लेवल। अल्टरनेटिंग करंट में और कुछ नहीं होता है, इसमें कुछ बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता। ऐसा ही क्वेश्चन वहां भी आता है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आता है। बस अभी सैंपल पेपर्स जब आपके आ जाएंगे ना तो उसमें उस वैरायटी के क्वेश्चंस गिवन होंगे। अभी अरिहंत वगैरह का आ जाएगा, आने वाला होगा सैंपल पेपर, जैसे मिल जाएगा अपने लोग को तो हम लोग वो जब करेंगे तो आपको एग्जैक्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, किस लेवल के कैसे क्वेश्चन वो फेजर पर बेस पूछेंगे, ठीक है। तो उसकी प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे। बाकी ये सब थोड़ा डिटेल में जब किए रहोगे ना तो एक कॉन्फिडेंस अलग रहेगा कि यार जब इतना डेप्थ में पढ़ा है तो फिर हल्का फुल्का क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, ठीक है। कह रहे हैं रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस दिस, कैपेसिटर ऑफ रिएक्टेंस दिस आर कनेक्टेड इन सीरीज टू दिस सोर्स, द करंट इन द सर्किट इज इतने एम्पियर। फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखो रेजिस्टेंस गिवन है, कैपेसिटर गिवन है, ठीक। सीरीज में कनेक्ट किया है, आरएमएस वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, मतलब ओमेगा भी पता है, ई आरएमएस भी पता है, आरसी सर्किट है, करंट भी सर्किट का अपने को पता है, आई आरएमएस भी पता है, तो क्या सर्किट का जेड भी पता है, ठीक। फिर वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर एंड कैपेसिटर, कह रहे हैं रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज बताओ, तो आई आरएमएस आर, और कैपेसिटर के अक्रॉस बताओ तो आई आरएमएस एक्सी। ये दोनों अलग अलग हमको निकाल के बताना है। फिर कह रहे हैं वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस रिक्वायर्ड सो दैट वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज। हमसे कह रहे हैं इंडक्टेंस की भी वैल्यू बता दो अगर वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में हो जाएं। मतलब क्या पूछ रहा है, प्योरली रेजिस्टिव हो जाए, मतलब रेजोनेंस। फिर से ये सर्किट जो आरसी सर्किट है उसको ये एलसीआर सर्किट बनाना चाहते हैं, वो भी ऐसा एलसीआर सर्किट जो रेजोनेंस में है। ध्यान से पढ़ो, वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस रिक्वायर्ड सो दैट वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। और वोल्टेज और करंट सेम फेज में एलसीआर सर्किट में कब होता है, जब सर्किट रेजोनेंस में होता है। तो इस सर्किट को रेजोनेंस में डालना चाहते हैं, और अगर आप रेजोनेंस में डालना चाहते हो तो आप क्यों ना सीधे सीधे एक्सएल एक्सी के बराबर कर दो। बोलो यार, ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी, बोलो ओमेगा पता है, सी भी पता है, एल आ जाएगा, कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा मतलब दिमाग चलाना पड़ेगा, बाकी क्वेश्चंस में तो कुछ है नहीं। रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohms, coil of inductance 0.01 Henry are connected in series with a capacitor and put across 200 volt 50 hertz supply. Calculate capacitance of the capacitor so that circuit resonates. Again XL बराबर XC, क्योंकि बात किसकी कर रहे हैं, रेजोनेंस की। करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एट रेजोनेंस, तो करंट बताओ वोल्टेज बताओ, कर पाओगे। तो ये सब यार क्वेश्चंस को आप एक बार अटेम्प्ट करिएगा। ऑल टोटल मैंने यहाँ पर समझ लो आपका एक असाइनमेंट है करने के लिए,
टोटल इसमें 21 क्वेश्चंस हैं, जिसमें कुछ मैंने आपको बताए हैं, कुछ क्वेश्चंस थोड़े और देख लो ट्रांसफार्मर पर बेस्ड। ट्रांसफार्मर पर बेस्ड क्वेश्चन देख लो, अगर कोई क्वेश्चन बनता है। ट्रांसफार्मर में आपको पढ़ा चुका हूं। ट्रांसफार्मर में मैंने आपसे कहा था ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी अपॉन ईएमएफ ऑफ प्राइमरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ, इसी रेशियो को क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। क्या बोलते हैं? एंड दिस इज इक्वल टू आईपी अपॉन आईएस। यही एक फॉर्मूला है, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, जो आएगा मैंने कहा था उस समय आपको। अब क्वेश्चन देखिए क्या है। प्राइमरी कॉइल ऑफ आइडियल स्टेप अप ट्रांसफार्मर, मतलब इनपुट में वोल्टेज कम देंगे, आउटपुट में ज्यादा मिलेगा। 100 टर्न्स हैं, मतलब प्राइमरी कॉइल के कितने टर्न्स हुए? 100, तो एनपी पता है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज 100। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो मतलब ये रेशियो नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मतलब होता है एनएस अपॉन एनपी। ओरिजिनली रेशियो का मतलब क्या है? एनएस अपॉन एनपी। अब वो ईएस अपॉन ईपी के बराबर होता है, वो हमारा फायदा है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो डायरेक्ट कभी मत लिखना कि ईएस अपॉन ईपी होता है। बात समझ में आई? मैथमेटिक्स के हिसाब से हम लिख भी सकते हैं क्योंकि इसके बराबर है, लेकिन कॉन्सेप्ट के हिसाब से दैट इज एनएस अपॉन एनपी। फिलहाल बोलो एनपी पता है और ये वैल्यू 100 के बराबर है। बोलो यार, एनपी पता है 100 और रेशियो भी कितना है? 100। ये भी 100 है और ये बराबर भी 100 है, तो क्या एनएस आ गया 10,000। मतलब नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स कितने हैं? 10,000। फिर हमसे कहा जा रहा है इनपुट वोल्टेज एंड पावर। इनपुट वोल्टेज भी पता है और इनपुट पावर भी पता है। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी क्या 10,000 आ गया? समझ आया कि नहीं आया? नहीं तो हम कर दें। करंट इन प्राइमरी बता दो, करंट इन प्राइमरी बता दो। इनपुट वोल्टेज हमें पता है क्या? इनपुट पावर पता है, तो पावर इनपुट इज इक्वल टू EI। ईएमएफ हमें पता है, करंट हमसे पूछ रहा है। इनपुट में जो करंट होता है क्या वही प्राइमरी करंट है? इनपुट वाला सर्किट ही प्राइमरी सर्किट होता है, आउटपुट वाला सेकेंडरी होता है। तो क्या ये आ गया भाई 1100/220 यानी 5 एम्पियर। बोलो यार, 10,000 नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, 1100/220 कितना हुआ? 5 एम्पियर, 5 एम्पियर। इज दिस क्लियर? डाउट हो तो पूछ लो भाई। अगला देखो, वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी। सेकेंडरी में बेटा वोल्टेज बताओ। बोलो ईएस निकालना है, ईपी कितना है? 220, और ये रेशियो कितना है? तो क्या 22,000 वोल्ट आ गया? खतरा। बोलो यार, द करंट इन सेकेंडरी सर्किट, सेकेंडरी का करंट कितना होगा? आईपी पता है क्या? कितना? 5 एम्पियर। आईएस निकालना है, दैट इज इक्वल टू, तो क्या आईएस की वैल्यू 1/20? किसी को 20 तो नहीं दिख रहा है? बोलो यार, दिख जाता बहुत से लोगों को यहाँ पे 20 नहीं है ये, दिस इज 1/। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये गलती हो जाती है। पावर इन सेकेंडरी, सेकेंडरी का पावर बताओ भाई, सेकेंडरी का पावर बताइए। ईएस इंटू आईएस। ईएस पता है 22,000 और आईएस कितना है भाई? 1/00 कटेगा। सिंपलीफाई कर लो यार, कितना आएगा? 1100। तो शुभ शुभ 1100 वॉट, ये इसका आ गया पावर। क्लियर है? नेक्स्ट, हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाई प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफार्मर which steps down 220 volt to 22 volt to operate a device with impedance of 220 ohm। ये देखो बढ़िया क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का, इसमें हल्का फुल्का शायद दिमाग लग जाएगा। हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय द प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर। देखो स्टेप अप है ना, नहीं स्टेप डाउन है, तो प्राइमरी का वोल्टेज कितना है? 220, और सेकेंडरी का कितना है बेटा? 22 वोल्ट। ठीक, सर्किट का जो इंपीडेंस है वो कितना है? बताओ भाई कैसे आएगा? प्राइमरी का करंट बताना है अपने को,
कैसे आएगा? हाँ, फिर उससे क्या आएगा? IS पता है क्या? फिर भाई जैसे ये है देखो, ES अपॉन EP इज इक्वल टू IP अपॉन IS। तो ES और EP तो पता है, ठीक है भाई, 1/10 आ जाएगा रेशियो। ठीक, IP और IS का क्या करें? ये देखो बेटा, जो भी आप कनेक्ट करोगे टू ऑपरेट अ डिवाइस ऑफ इंपीडेंस 220 ओम, डिवाइस किस सर्किट में कनेक्ट करोगे? कोई डिवाइस अगर हमें यूज करनी, ऑपरेट कराना है, किस सर्किट में कनेक्ट करेंगे? प्राइमरी में, सेकेंडरी में? सेकेंडरी में। इसका मतलब सेकेंडरी का Z पता है, सेकेंडरी का ये पता है, तो क्या सेकेंडरी का करंट भी पता है? कितना है करंट सेकेंडरी का? कितना है भाई? 22/220, 1/10 एम्पियर। 1/10 ये है, तो ये 10 जाएगा ऊपर, तो IP कितना बनेगा? कितना बनेगा? देख लो भाई ध्यान से। 1/10 तो 10 जाएगा ऊपर, नीचे आएगा, हाँ 1/100, दैट इज 1/100 एम्पियर। यही पूछा है क्या? हो गया क्लियर? तो इस तरह से करेंगे, मतलब ट्रांसफार्मर में कोई भी डिवाइस जोड़ने की बात करेंगे तो किधर जुड़ेगा? सेकेंडरी। बस आखिरी क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट करंट ड्रॉन बाय प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफार्मर which steps down 200 volt to 20 volt to operate a device of resistance 20 ohm. Assume the efficiency of the transformer to be 80%. इस बार efficiency दे दिया। efficiency का मैंने आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताया था, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट मल्टीप्लाइड बाई 100। अगर ये 80% है efficiency इसका, तो पावर आउटपुट का मतलब होता है बेटा ESIS अपॉन EPIP मल्टीप्लाइड बाई 100। बोलो ES पता है 20, EP भी पता है 200, IS भी पता है। भाई जो 20 वोल्ट हमने जोड़ा होगा, किस में जोड़ा होगा? प्राइमरी में, सेकेंडरी में? सेकेंडरी में। इसका मतलब जरा उसका बताओ, करंट कितना होगा? कितना होगा? सेकेंडरी का वोल्टेज कितना है? 20, और उसका रेजिस्टेंस कितना है? तो करंट कितना हुआ? अरे बोलो यार, इंटू 100 इज इक्वल टू 80। ये सब कटेगा, 10 आएगा, 1 0 ये भी कटेगा, 1 0 ये भी कटेगा। बोलो IP कितना आया? IP कितना आया? इज दिस क्लियर? हो गया सर, ठीक। सो दिस वाज ऑल अबाउट अल्टरनेटिंग करंट सर्किट क्वेश्चंस। ठीक, इसके कुछ क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, जो बीच में मैंने 10-5 क्वेश्चंस छोड़े हैं वो आप लोग कुछ क्वेश्चंस लगाइएगा। ये फाइल मैं आप लोग को भेज दूंगा आपके ग्रुप पर, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर आपका खत्म हो गया। इसको बेटा बंद करिए वहां से।